नमस्कार मित्रों, मैं ज्ञानू गुप्ता आज आप सभी के समक्ष फिर आया हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक अहम फैसला लिया और 3 कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया। इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहूँ या क्या कहूँ पता नहीं, फिर भी चले, देर से अगर कोई निर्णय लिया तो अच्छा ही लिया होगा, क्योंकि उनके पास विशेषज्ञों की एक टीम है, वो उस पर चर्चा किया होगा और अच्छा और बुरा अपने लिए, पार्टी के लिए या किसान के लिए सभी सोच समझकर उन्होंने एक फैसला लिया। कृषि कानून को वापस ले लिया। अब ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, पार्टी के लिए अच्छा हुआ, बुरा हुआ, या किसान के लिए क्या हुआ, अच्छा हो गया किसान के लिए या किसान के लिए बुरा हो गया। सारे लोग इस कृषि कानून से भ्रमित थे कि आखिर ये कृषि कानून फ़ायदा देने वाला है या आगे चलकर नुकसान देने वाला है। किसान ही इसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे देश के किसान, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे किसान हैं, समझदार हैं, कानून के जानकार किसान हैं, क्योंकि कानून में बहुत बारीकियां होती हैं। अगर कानून का वो पृष्ठ आपके सामने, हमारे सामने रख भी दिया जाए तो शायद हम उसको पढ़कर बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या बारीकियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। ये लोग जो गहन अध्ययन करते हैं उस पे, कानून पे, तो ये लोग ही समझ सकते हैं। और मैंने अभी तक इस कृषि कानून के जो मुख्य पृष्ठ हैं, पेज हैं, वो कहीं प्रकाशित होते देखा नहीं कि इस कानून में आखिर है क्या। मोटा मोटी तो 3 कानून, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और आपका भंडारण, आपका बाज़ार को जो है मुक्त कर दिया गया, ऐसे 3 कानून सीधे सीधी भाषा में कहा गया। और ऐसे सीधी सीधी भाषा में सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन चलो, अगर किसान को कुछ समझ में आया हो, किसान को किसी ने बताया हो कि नहीं इस कानून में कुछ परेशानियां हैं, सफ़ेद है, काला है, क्या है, ये तो किसान ही समझे और इस कानून को बनाने वाला ही समझे कि काला कानून है या सफ़ेद कानून है। अभी तक लोग भ्रमित हैं। मैंने फेसबुक पर, अपने सोशल मीडिया पर पहले भी कहा था कि यदि भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी या उसके किसान मंच के जो है पदाधिकारी इस मामले को ज़्यादा साफ करें अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ही, इसके फ़ायदे गिनाएं। लेकिन मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि किसी भी भाजपा के पदाधिकारियों ने इसे सोशल मीडिया के माध्यम से कानून अच्छा है यह बताने का प्रयास किया है। मैं बार बार कहता रहा कि अगर अच्छा है तो किसानों को बताया जाए। आप सोशल मीडिया के माध्यम से इसको बताएं कि अच्छा है, कैसे अच्छा है, क्या क्या है इस कानून में, किसानों को क्या क्या फ़ायदा होगा। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी भी कार्यकर्ता ने, और मैं जब आमना सामना भी होकर किसी कार्यकर्ता से पूछा कि भाई इस किसान कानून में, कृषि कानून में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या फ़ायदे हैं, तो सारे लोग गुमसुम हो गए और वो यही बोलते रह गए कि भाई समझ में नहीं आ रहा। अब चलो, इस कानून को वापस ले लिया गया, अच्छा ही हुआ। बात विवाद से थोड़ा पूरा दिल्ली अस्त व्यस्त था, पूरा देश पसोपेश में था। साफ हो गया मामला, सारी पार्टियों के लिए एक मुद्दा हो गया था, वो भी साफ हो गया। अब इसमें किसकी विजय हुई, किसकी पराजय हुई, ये तो जो जीतने वाले हैं वो जाने और जो हारने वाले हैं वो जाने। फिर भी एक विषय आता है, ये कृषि कानून में चर्चा जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। कृषि कानून का अगर फ़ायदा था तो वो फ़ायदा
बताने वाले लोग भी नहीं बता पा रहे थे। लेकिन जहाँ तक मैंने अपने खुद के प्रयास में गांव-गांव गया था, कुछ बुजुर्ग किसान से मैंने बात की, तो उनका सीधा कहना था कि पहले बात तो ये किसान का कृषि का कानून का जो कोई पेज हो जिसे पढ़कर कुछ समझा जाए, ऐसा कुछ हम लोग के बीच आया नहीं है अभी तक। मौखिक प्रेस में और मीडिया में ही सुना जा रहा है कि ऐसा ऐसा कानून बना है, इससे हमको अनाज बेचने की आज़ादी मिल जाएगी और हम किसी भी अपने मन से अपने दाम पर बेच पाएंगे, हम खूब भंडारण कर पाएंगे या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे बात जो है मैंने पूछा। बुजुर्ग किसानों ने एक ही सवाल किया कि भाई मेरा अभी अनाज उपज होता है और जैसे सरकारी दाम उसका 16.5 रुपया है, तो कम से कम पहले 16.5 रुपया देने की कृपा करें सरकार कि मेरा पूरा 16.5 रुपया कम से कम हमको मिल जाए। उसके बाद हम आगे की बात सोचेंगे कि आप 50 रुपया दिलवाने वाले हैं या 100 रुपया दिलवाने वाले हैं। पहले 16.5 रुपया तो दे दो, जो कीमत तय होती है वो तो कम से कम मिले। उतना भी जब अभी नहीं मिलता है तो आगे का क्या भरोसा। 16.5 रुपया बोलते हैं और 11-12 रुपया में किसान को मिलता है। और जहाँ तक है भंडारण की बात, किसान तो अपना सामान जो है भंडारण करेगा तो दूसरा उपज कब करेगा? पैसा तो चाहिए। पहला उपज कटा, उसे बेचेंगे बाज़ार में, पैसे आएंगे, फिर दूसरा उपज लगाएंगे, भंडारण कहाँ से करेंगे? और यदि कोई किसी की ताकत हो भी गई भंडारण करने की तो कितना कर पाएगा? 1 साल का कितना कर पाएगा? वो उतनी क्वालिटी नहीं रख पाएगा, वो भंडारण में सड़ जाएंगे अनाज। तो किसानों ने कहा जब भंडारण की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है, जबकि उसके पास पूरा रिजर्व बैंक है, वो उतने बड़े बड़े गोडाउन नहीं बनवा पा रही है, तो बेचारे किसान क्या बनवा पाएंगे? किसान के पास तो, किसी के पास 2 बीघा ज़मीन है, वो उसमें खेती करेगा कि भंडारण के लिए जगह बनाएगा? तो किसानों के लिए ये संभव था नहीं, बड़ी पूंजीपतियों के लिए है। अब इसमें कौन से पूंजीपति है ये तो बात की बात है। लेकिन इस कानून में एक कानून ये आया, ये तो भंडारण की बात हो गई। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो गई। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी एक नुकसान था किसान को कि भाई अगर कुछ गड़बड़ हुआ, हमारा पैसा नहीं मिला या हमारा माल नहीं बिका, तो हम कहीं किसी के पास, ये कॉन्ट्रैक्ट तो है मेरे पास, लेकिन हम कहीं कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते हैं इसके खिलाफ। वो एसडीओ तक ही जो है सीमित है, एसडीओ इसका फैसला करेगा, तो एसडीओ तक ही हो जाएगा। एसडीओ किसके पक्ष में देगा निर्णय, इससे आगे आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में, उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये किसान के लिए एक मुसीबत थी। कम से कम अगर कोर्ट को जोड़ना चाहिए था, इसमें न्यायालय तक इसको मामला को जाना चाहिए था। और इसमें हमको लगता है कि किसान के लिए सबसे अच्छा होता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि वहाँ का मुखिया सरपंच को जोड़ा जाता कि आप अपने किसान का देखभाल करें, उसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे होगा, उसकी कॉन्ट्रैक्ट में आप जिम्मेदारी लें। क्योंकि कोई भी मुखिया अपने लोकल किसान का हित ही चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि इसका नुकसान हो ताकि मैं अगली बार हार जाऊं। वो अगली बार जीतने के लिए, किसानों के हित के लिए, जब भी कॉन्ट्रैक्ट किसी से करवाएगा तो वो पूरी जिम्मेदारी से करवाएगा काम। और एसडीओ तो नौकरी करता है, 3-3 साल में उसके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आज वो कॉन्ट्रैक्ट में एसडीओ है, कल नहीं रहेगा, दूसरा एसडीओ आएगा, किसान कहाँ कहाँ दौड़े। चलो ये भी चला गया, ये भी कोई दमदार नहीं था। दूसरा था ओपन मार्केट में आप बेच सकते हैं अपना सामान। तो वह ओपन मार्केट तो ओपन मार्केट है ही, दिखता ही है। लेकिन अगर इसमें बड़े व्यापारी घुस जाएंगे ओपन मार्केट में, जैसे ओपन मार्केट में एक छुपा हुआ कानून है। इसमें क्या है, अभी बताया जा रहा है ओपन मार्केट किसानों के लिए बड़ी बदलाव का एक जो है दिखा रहा है झांसा।
कि आप जो है अपना अगर गेहूँ, आपका मन, आप 100 रुपया केजी बेचिए, 200 रुपये केजी बेचिए, जहाँ ज़्यादा मिलता है वहाँ बेचिए। मुझे नहीं लगता है कि वो बेच पाएगा, लेकिन उसके अंदर इसी कानून से सटे हुए अगर कोई बड़ा व्यापारी इसमें घुस जाए, बड़ा मतलब आप समझ सकते हैं कौन बड़ा, देश का सबसे बड़ा कौन है? छोटा छोटा व्यापारी तो मर जाएगा, 1-2 साल 4 साल तक चलेगा, वो प्रॉफिट खाएगा। छोटा व्यापारी 1-2 साल 4 साल जाते जाते वो छोटा व्यापारी समाप्त हो जाएगा। जो बड़ा व्यापारी है, जो आप जान रहे हैं मैं कहाँ बता रहा हूँ, वो इसको क्या करेगा, इस सारे माल को खरीद कर, भंडारण की सुविधा हो गई, वो सारा भंडार करता चला जाएगा और एक छत्र राज मार्केट के ऊपर उसका हो जाएगा। फिर जैसे ओपन मार्केट फ्री कर दिया गया है कि आप अपनी माल को जहाँ चाहिए वहाँ बेचिए, उसी तरह वो व्यापारी भी इसी कानून के दायरे में आता है और वो अपना माल जहाँ चाहे, जिस रेट में चाहे, जैसे चाहे वो बेचेगा। किसान से 10 रुपया केजी खरीदेगा तो 50 रुपया केजी बेचेगा। जब एक छत्र राज हो जाएगा उसका, दूसरा कोई नहीं बचेगा बीच में, तो आप समझ सकते हो अपने माल को खरीद कर स्टॉक करेगा, बाज़ार को जो है बिल्कुल ध्वस्त कर देगा, तोड़ देगा, बाज़ार में माल बिल्कुल जीरो हो जाएगा। फिर वो अपनी रेट पर अपना माल तैयार करके बेचेगा। आज किसान से अगर गेहूँ वो 12 रुपया, 15 रुपये या 20 रुपये में भी खरीद लेगा, तो इतना स्टॉक कर देगा कि बाज़ार में माल की किल्लत हो जाएगी। जैसा कि आपने सुना ही है, बड़े बड़े गोडाउन बना लिए थे उसने पहले, और सारा रेलवे लाइन के बगल में बनाया कि पूरा ट्रैक्स हमारा बगल रहेगा और पूरा रेल ट्रेन से हम माल जो है अंदर भरते चले जाएंगे। लेकिन इसमें एक मामला मेरे सामने आया कि इस तरह के मामला हमारे भागलपुर में हुआ। अच्छा, एक बात जानिए कि भंडारण की जो ये है, इसमें बड़े बड़े गोडाउन बन रहे हैं किसी खास व्यापारी के। कानून आने से पहले वो बनाना स्टार्ट कर दिए थे। इसका मतलब क्या होता है? या तो वो व्यापारी खुद बोल रहा है सरकार को कि ऐसा कानून बनाइए, या फिर सरकार उसको बता रही है कि हम ऐसा कानून लाने वाले हैं, आप भंडारण की व्यवस्था कर लीजिए, आप बड़े बड़े गोडाउन बनाना शुरू कर दीजिए। इसमें कहीं ना कहीं पेच है ना, इसमें ये दाल में काला, ये दिख रहा है काला, ये एक घोटाला है। सेम इसी मामले में ऐसा ही एक वाकया भागलपुर में भी घटित हुआ। जयश्री ठाकुर एडीएम, उस समय वो भूमि अधिग्रहण विभाग में थी, और जहाँ भी सरकार का अधिग्रहण होना था भूमि, वो पहले उस ज़मीन को औने पौने दाम पर खरीद लेती थी अपने सारे परिवार के नाम पर, और वो खरीद कर जब अधिग्रहण होता था तो 10 गुना दाम पर फिर जो है उसे सरकार को दे दिया जाता था। तो उसे सारा मालूम था कि यहाँ पर अधिग्रहण होना है, और वो खुद उस विभाग की जो है सुप्रीम थी, उसको सारा मालूम था, और वो पहले जाकर किसान से उस ज़मीन को औने पौने दाम पर खरीद लेती थी, और फिर उसे सरकारी रेट से 4 गुने भाव पर, जो नियम है भूमि अधिग्रहण में, सरकारी रेट के 4 गुना वो ज़मीन फिर जो है सरकार को दे देती थी। तो ये घोटाला हुआ था उसमें, ये 2000 के बाद 2003-04 के आसपास का है। फिर 13-14 में जो है सृजन घोटाला भी हुआ, उसमें भी वो पकड़ाई और शायद अभी जेल में है, वो बर्खास्त भी हो गई, एडीएम रैंक भी, एडीएम होकर के बर्खास्त हुई थी। तो जिसमें भूमि अधिग्रहण विभाग में थी वो, उसी समय उन्होंने घोटाला किया था ये, तो ये घोटाला हुआ था। ठीक है, उसी तरह का घोटाला ये भी नहीं है क्या? नहीं लगता है कि किसी कंपनी को पहले पता हो जाए कि ऐसा कानून आने वाला है और भंडारण की व्यवस्था करना शुरू कर दे। तो भागलपुर में ऐसा हुआ तो वो घोटाला हुआ ना, उसमें जेल गई ना, अब इसमें कौन जेल जाएगा? ये भी तो घोटाला है। पहले कैसे पता चल जाता है किसी मंत्रालय से, पीएमओ से किसी को कि ऐसा कानून आने वाला है, आप बड़े बड़े भंडारण का व्यवस्था कीजिए। तो ये एक पॉइंट है
जो मुझे लग रहा है, अब आपको कैसा लग रहा है, ये हर जगह की अपनी अपनी बात है। हो सकता है ये किसान कृषि कानून बड़ा फ़ायदा भी दे सकता था, किसी को, किसानों को फ़ायदा भी हो सकता था, लेकिन होता उसके बाद। लेकिन मेरी समझ, मैं तो कोई लॉयर हूँ नहीं, कानून का जानकार नहीं हूँ, लेकिन जितनी बात सरकार ने बताई, जितनी बात उसके मंत्रियों ने बताई और जितनी बात कृषक ने बताई, तो दोनों को मिलाकर हम लोग जो देख रहे हैं अभी तक, तो लगभग पेच फंसा हुआ है। अब चलो ये रद्द हो गया तो फिर इसके विषय में सोचना है। तो ये सरकार ने इससे पहले भी एक गलती की थी, भूमि अधिग्रहण कानून लाया था ज़बरदस्ती, जिसे वापस लेना पड़ गया। तो इस तरह के कानून जब आप लाते हैं तो आप छोटे ज़मीन जिसकी है, जिसके पास छोटी ज़मीन है, उसके हित के लिए सोच कर ही लाना चाहिए था। सरकार के पास पहले भी बहुत सारी ज़मीन है, आप उस पर लंबे लंबे प्रोजेक्ट बनाइए, जो बनाना है सरकार के खुद के पास है। ज़मीन तो ज़्यादा सरकार के पास ही है, और जो पब्लिक के ज़मीन है वो बेचारा खेती करता है, उसी से उसका दाल रोटी चलता है। अब किसी के पास उतना छोटा सा ही भूमि है, आप उसे ले लेंगे, फिर वो कहाँ जाएगा, दर दर भटकेगा। फिर भी चलो, अगर कानून बनता है तो सबके लिए बनेगा, विकास होगा तो सबके लिए होगा। लेकिन अब चलो ये कैंसिल हो गया, इसे वापस लिया गया, तो इस फैसले को भी हम चलो अच्छा ही मानते हैं। लेकिन अब इसमें एक और बात रह गई है, जिसका चर्चा फिर कभी करेंगे, और आगे मैं बताऊंगा कि इस कानून से असल में फ़ायदा किसको होता। मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। मैंने उस पर बड़ा रिसर्च किया, अभी इसलिए नहीं बताऊंगा कि कुछ उसमें बाकी है, कुछ मैं उसमें प्रूफ के साथ बताऊंगा कि असल फ़ायदा होता तो किसको होता। खैर चलो, अब तो मामला ही ख़त्म हो गया। अब आगे देखते हैं क्या सरकार जो है कदम उठाती है। और एक बड़ा कदम होना चाहिए क्या, कि जितने भी सरकारी तंत्र हैं, आपके जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको कैसे आप ईमानदारी वाला काम करवा सकते हैं, ये आपको कसना होगा। कुछ तंत्र ऐसे होंगे, जैसे आपने अभी तक किसान को जो भी मूल्य निर्धारित किया कि आपका अनाज का मूल्य 16 रुपया, 17 रुपया या 20 रुपया है, उसको उतना मिल पाए, सीधे सीधे खाते में तो जाता है, लेकिन खाते में जाने से पहले उसको कमीशन देना पड़ता है, तब उसका खाता में जाता है। नहीं तो खाता में भेजने वाला तो कोई वहाँ पर आपका अधिकारी ही है, वो उसे भेजेगा ही नहीं, उसके अनाज का एंट्री लेगा ही नहीं। किसान जाता है एफसीआई गोडाउन के पास अपना माल लेकर ट्रैक्टर में, और एफसीआई वाले जो है बोलते हैं कि यहाँ पर अभी बोरा नहीं है, तो रखने का जगह नहीं है, आप बाद में आइएगा, तो आपका अभी धान सूखा नहीं है, आपका ये है, कच्चा है। तो अब ले आया तो वापस जाएगा क्या, भाड़ा भी लगता है ना, कहीं से बहुत नज़दीक तो आपके गोडाउन है नहीं, ट्रैक्टर पर लोड करता है, लोड का चार्ज लगता है, उसे ट्रैक्टर का भाड़ा लगता है, वो ले करके आता है, और फिर उसको लेके वापस जाएगा, वो संभव है। तो इसी सब चक्कर में उसको क्या करता है कि वापस जब जाने लगता है तो वहाँ पर एक बैठा रहता है, और वो बोलता है कि चलो हम तुम्हारा माल जो है बिकवा देते हैं, हमारा इतना इतना होगा, तुम्हारा जो है भी 16 तो नहीं, हम 12 में बिकवा देंगे। ऐसा ही होता है, ऐसा किसान के माध्यम से पता चलता है कि ऐसा ही होता है। और अब जो है किसान भी जान रहा है कि 12 से ज़्यादा देने वाला नहीं है, तो वो सीधा ये बात करता है अधिकारी से कि हमारा इतना माल है, आप हमारा लीजिए, अब हमको 12 ही दीजिएगा, लेकिन घुमाइएगा नहीं, हमको ले जाएंगे माल, हमको लौटाइएगा नहीं, आप जमा कर लीजिएगा। बस यही हो रहा है अभी तक चक्कर। तो मैं सरकार से ध्यान देने के लिए कहूँगा
पहले इस पर कड़ाई कीजिए। और जो बात है किसान को 16 रुपया देना है, पहले 16 रुपया उसको दिलवाइए, तो किसान को आपके ऊपर विश्वास जगेगा। अभी तो विश्वास ही नहीं है। जब 16 आप नहीं दिलवा सकते हैं तो 32 के सपने क्यों दिखाते हैं? पहले 16 तो दिखाइए, 16 दे दीजिएगा, फिर आप 20 के सपने दिखाइएगा और 32 के सपने दिखाइएगा। तो कृपया आप लोग कहीं अन्यथा ना लें। मैं इसमें इस बिल के वापसी को कहीं से नहीं देखता हूँ। अच्छा हुआ या बुरा हुआ किसान ही समझ पाएगा। इसका किसान को भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ। अब ध्यान रखें सरकार कि ऐसे कानून लाने से पहले जिसके लिए ये कानून ला रहे हैं उसे पूरी तरह पहले चर्चा करें, बतावें, उसका एक अनुभव लें कि किसके लिए ला रहे हैं कानून, किसको फ़ायदा होगा नहीं होगा, उसके बाद ही करें। क्योंकि बड़ी परेशानी होती है, दिल्ली वालों के लिए परेशानी हुई, किसानों के लिए भी 1 साल लगातार यह जो है चलता रहा। और कभी तो आप किसानों को कई तरह से क्या क्या आप बोलते चले गए कि ये वहाँ के खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। इस तरह के शब्द जो भी मंत्री निकाले हों, जो भी नेता निकाले हों, इस तरह के शब्द नहीं निकलने चाहिए। उतने किसान ही थे वो। 1-2 हो सकता है किसान के आपके किसी भी कार्यक्रम में 1-2 ऐसे खराब लोग भी आ जाते हैं और अप्रिय घटना हो जाती है आपके शांति। आप वो कहते हैं, आप छोटा मोटा पूजा पाठ भी करते हैं, दुर्गा पूजा भी करते हैं, काली पूजा भी करते हैं, सारे भक्त लोग होते हैं, पुजारी होते हैं, उसमें भी 1-2 गंदे लोग आ जाते हैं जो गलत कर जाते हैं। तो इससे सारे गलत नहीं हो गए। किसान है वो देश के थे, हमारे देश के अंदर। अगर हमारे देश के भी लोग हैं उसके हिसाब से ही बात करनी थी आपको। चलिए ठीक है, बाद में फिर अगले वीडियो में हम कुछ मिलेंगे। और मैं किसी को भी जो है अशब्द ना इस्तेमाल करें, चाहे वो किसान हो चाहे जो हो, ये अच्छा रहेगा। और उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से एक आंदोलन खड़ा किया। इस आंदोलन के लिए भी मैं किसान को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक मील का पत्थर रख दिया कि इस तरह के भी आंदोलन होते हैं और इस आंदोलन से भी फैसले को बदले जा सकते हैं। तो इस तरह का एक सीख दिया किसानों ने और जिम्मेदारी के साथ एक आंदोलन किया। और इस आंदोलन के लिए मैं सारे किसानों को धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आंदोलन का एक रूप दिखाया कि ये आंदोलन इस तरह से भी हो सकते हैं। तो नमस्कार, हमारे सारे किसान भाइयों को भी धन्यवाद, नमस्कार। लगे रहें और अपनी लड़ाई सभी को लड़नी होगी। इससे यह समझ में आ रहा है, जिसका तकलीफ़ वही जाने। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।